और चलिए अब बात कर लेंगे नेपाल की। नेपाल में धीरे धीरे सुधरने लगे हैं हालात। तो सेना ने शुक्रवार तक कर्फ्यू जो लागू किया हुआ था उसको हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी जाएगी। सड़कों पर सेना के जवान मौजूद रहेंगे। काठमांडू हवाई अड्डे से उड़ानें भी शुरू कर दी गई है। नेपाल हिंसक विरोध प्रदर्शन में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। साथ ही विरोध प्रदर्शन में 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो नेपाल की जेल से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। 25 से ज्यादा जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हुए। तो बांके किशोर सुधार में जेल दंगों के दौरान 5 कैदी मारे गए। तो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है और नेपाल की सड़कों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर हालात सामान्य होते हुए और दंगों के बाद से जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया था उसमें भी धीरे धीरे करके ढील दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हालात इस वक्त नेपाल के हैं उसके बाद वहां पर शांति और स्थिरता कब आएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अब खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि जेल से 15,000 से अधिक कैदी भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। और चलिए अब आपको एक साथ नेपाल की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। 8 सितंबर जब जेनजी का विद्रोह शुरू हुआ, इसी के साथ आपको 9 सितंबर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 9 सितंबर को ये आग और भी ज्यादा भड़क गई और इसके बाद फिर 10 सितंबर को सेना ने कमान संभाली। तो साथ ही रेस्क्यू लगा दिया, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया जो अभी भी जारी है। तो ये 4 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, नेपाल का क्या कुछ सूरत हाल है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली घटना चलिए हम आपको बता देते हैं। 4 सितंबर जब बैन इम्पोज किया गया, उसके बाद हमने देखा कि 8 सितंबर जो कि आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर आग भड़की, किस तरीके से विद्रोह देखने को मिला। उसके बाद 9 सितंबर की ये बात है जब आगजनी देखने को मिली और किस तरीके से वहां पर आग लगाई गई वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो साथ ही साथ 8 और 9 सितंबर के बाद 10 तस्वीर को हमने देखा कि कैसे सेना ने अपने हाथों में कमान ले ली और इस पूरे मोर्चे को सेना संभालते हुए नजर आई है। क्योंकि जो हालात वहां पर थे उसके बाद सेना के हाथ में ये कमान चली गई, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हमने ये भी देखा कि कैसे सेना को खदेड़ते हुए जेन-जी प्रदर्शनकारी नजर आए। लेकिन इसी के साथ अगर आज की बात कर लें तो हालात काबू में है। बवाल के बाद कर्फ्यू अभी भी जारी है, उसमें ढिलाई दी गई है, धीरे धीरे करके कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शांति धीरे धीरे नेपाल में आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए हमने देखा किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आया, लेकिन इसी बीच अब वहां पर शांति भी आ रही है। और देखिए इसी बीच नेपाल से बड़ी खबर, नेपाल के रामेछाप में सेना और कैदियों में झड़प हो गई है। तो सेना की फायरिंग में 2 कैदियों की मौत की खबर सामने आते हुए तो सेना की गोलीबारी में 10 से ज्यादा कैदी घायल हो गए। रामेछाप जेल से कैदियों की भागने की कोशिश भी नाकाम हो गई। तो नेपाल के रामेछाप जेल में 300 से ज्यादा कैदी बंद हैं, आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो नेपाल के रामेछाप जेल में 300 से ज्यादा कैदी बंद, लेकिन उनके भागने की खबरें सामने आते हुए नेपाल के रामेछाप में सेना और कैदियों के बीच में झड़प हो गई, जिसमें सेना की फायरिंग में 2 कैदियों की मौत भी हो गई है। तो सेना की गोलीबारी में 10 से ज्यादा कैदी घायल भी बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नेपाल सेना के जवानों ने सुबह रामेछाप जिला जेल से बड़े पैमाने पर भागने की कोशिश को रोकने के लिए गोलीबारी की, क्योंकि कई कैदी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा कैदी घायल हो चुके हैं। तो कैदियों ने कई आंतरिक ताले तोड़ दिए, साथ ही सुरक्षा बलों की गोलीबारी से पहले मुख्य द्वार को तोड़ने की कोशिश भी की गई। तो उन्होंने कहा कि गेट पर पहुंचते ही सेना की गोलीबारी में लगभग 12 से 13 कैदी घायल हो गए। रामेछाप नगर पालिका के वार्ड 8 में स्थित इस जेल में 300 से ज्यादा कैदी हैं। तो पुलिस ने यह भी बताया कि सभी कैदियों को काबू कर लिया गया है और स्थिति अभी शांत है। लेकिन नेपाल में हाल ही के दिनों में जेल से भागने की घटनाओं में तेजी देखी गई है और अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र बल के जवान जेल परिसर की सुरक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से जेल से कैदी भागते हुए नजर आए और अब आज भी हमने देखा किस तरीके से दूसरे जेल में कैदियों की तरफ से कोशिश की गई भागने की, उसके बाद से प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेपाल में ये हो क्या रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वहां पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद
वहां पर हालात को काबू करने की कोशिश भी की जा रही है। आज हमने देखा किस तरीके से कर्फ्यू में ढील दी गई और शांति स्थापित होती हुई नेपाल में नजर आ रही है। तो देखिए, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी है। नेपाल के अंतरिम पीएम बन सकती हैं सुशीला कार्की, ऐसी खबरें सामने आई हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की का नाम सुझाया है। तो सेना से आंदोलनकारियों की वार्ता हुई। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ऐसी खबरें सामने आई है। तो नेपाल में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कल बातचीत हुई, जिससे देश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता भी साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बातचीत में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की का नाम सामने आया और माना जा रहा है कि वे नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। तो सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। साथ ही लंबे समय से सरकार विरोधी आंदोलनों का चेहरा भी रही हैं और यही वजह है कि जेन ज़ी प्रदर्शनकारी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कई बार अपनी आवाजें उठाई और उन्होंने अपनी मुखर आवाज से नेपाल में विशेष पहचान भी बनाई है। तो चलिए, अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन है सुशीला कार्की। तो 7 जून 1952 को विराटनगर में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा विराटनगर से की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी पूरी की है। तो वकालत के साथ शिक्षिका के रूप में उन्होंने काम किया है। नेपाली कांग्रेस नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से उनकी शादी हुई और 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। तो तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उनकी नियुक्ति की थी। निडर और भ्रष्टाचार विरोधी न्यायविद के रूप में उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है। तो देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करते हेतु कई फैसले उन्होंने दिए हैं। साथ ही 2017 में संसद में उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसके बाद जनता की सक्रियता के कारण उसे वापस भी ले लिया गया। लेकिन अब चर्चाएं तेज हैं कि वो यानी कि सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रमेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमेश, जिस तरीके से ये चर्चाएं तेज हो चली हैं कि सुशीला कार्की अब वहां की नई प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इसको लेकर और क्या कुछ खबरें, क्योंकि देखिए जेन ज़ी का पूरा समर्थन उनके साथ है। बिल्कुल, आप देखिए, सुशीला कार्की को लेकर चीज़ें सारी तय हो चुकी हैं। अंतरिम सरकार कैसे बनेगी उसको लेकर एक बड़ी मीटिंग चल रही है काठमांडू के आर्मी हेडक्वार्टर में, जिसमें जेन ज़ी के लोग और जो सेना के अधिकारी हैं वो अंतरिम सरकार के गठन करने के लिए बातचीत चल रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए कि कर्फ्यू लगा हुआ है, तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। सामान्य जो है स्थिति है, कहीं कोई अभी कोई उपद्रव की स्थिति पता नहीं चल रही है। पर जिस तरह से जो यात्री हैं, जो भारत के पर्यटक हैं, जो सड़क मार्ग से गए नेपाल घूमने के लिए, वो वापसी में आते समय उन लोगों ने ज़रूर बताया कि उनके बसों पे हमला किया गया है, उनकी गाड़ियों पे हमला किया गया है। साथ ही साथ रास्ते में उन लोगों ने कई गाड़ियों को जलते देखा। तो आप देखिए, पूरा जो नेपाल है वो कहीं ना कहीं इस उपद्रव की आग में जल रहा था और सेना के नियंत्रण के बाद अब स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। अंतरिम सरकार की तैयारी चल रही है। मीटिंग 10:30 बजे शुरू हुई है और वो लगभग 2 बजे तक उससे कुछ नतीजा सामने निकल के आएगा कि क्या रूपरेखा होगी, कैसे कैसे निर्णय होंगे, क्योंकि उसमें जो जेन ज़ी के जो लोग हैं वो शामिल हैं, वो पूरी तरह से उसमें भागीदार हैं। वो तय कर रहे हैं कि कैसे अंतरिम सरकार का गठन होगा और सरकार के गठन के बाद जिस तरह से मांग की जा रही है, संविधान के संशोधन की मांग की जा रही है, साथ ही साथ चुनाव जो कराए जाएंगे वो कैसे कराए जाएंगे। वहाँ की जो व्यवस्था है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जल चुका है। 25,000 जो मुकदमे की फाइलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। साथ ही साथ संसद पूरी तरह खाक हो चुका है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास, तमाम वो जो महत्वपूर्ण जगह थी जहां से आप देखिए कि बैंक को लूटा गया, बैंक बिल्कुल रमेश, हमने देखा कि अराजकता का माहौल था और फैलती हुई नजर आई, लेकिन अब वहां पर शांति भी आती हुई देखी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ये भी है कि इंडिगो और साथ ही एयर इंडिया अपनी फ्लाइट्स शुरू करने वाली थी। क्या इसको लेकर कोई शेड्यूल इंडिगो की तरफ से जारी किया गया, कोई ट्रैवल एडवाइजरी? बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार 1000 से अधिक जो लोग थे वहाँ नेपाल में भारतीय वो फंसे हुए थे, उनको निकालने की कवायद तेज हो गई है। सेना के साथ बातचीत वहाँ पे कर रहा है। वहाँ का जो भारतीय दूतावास है वो लगातार अपडेट कर रहा है, लगातार वहाँ के लोगों के संपर्क में है। वायुसेना के भी जो
विमान है वो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरी तैयारी है वहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विदेश मंत्री को फ़ोन करके वहाँ फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने की बात की है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारे लोग सुरक्षित हैं। पर जब लोगों से बातचीत हो रही है, जब मेरी वहाँ के सूत्रों से बात हुई, उनका कहना है कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, दवा नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि जो काठमांडू में जो एयरपोर्ट है वो खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं है, तमाम देशों के लोग हैं जो अब वो देश मतलब काठमांडू से अपने अपने देश को जाना चाह रहे बिल्कुल हैं। तो रमेश, सारी और व्यवस्था देखिए जब इस जिस तरीके तरह के से हालात सरकार पैदा होते हैं तो इस तरीके की दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन बात अगर हम भारतीयों की करें तो वहां पर देखिए भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हर संभव मदद के साथ तमाम भारतीयों को भारत वापस लाया जाए। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रमेश।